नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। 3-4 दिन बाद ये क्लास हो रही है। मैं 5 सितंबर से रेगुलर क्लास लेने का वादा करता हूँ। थोड़ा सा अभी मेंस को लेकर परेशानी आ रही है, कुछ मुझे अपने कभी ऑफिशियल या प्रोफेशनल वर्क से बाहर रहना पड़ता है, तो उस दिन फिर क्लास नहीं हो पाती। अभी 2 दिन जयपुर फंसा हुआ था किसी काम को लेकर। जब तक चीज़ें कंटिन्यू नहीं होती, आप अपने स्तर पे भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे हेडिंग। आपको जितना भी क्रिमिनल लॉ है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसकी हेडिंग प्रॉपर पता होनी चाहिए। जैसे अब मैं ये शब्द संस्वीकृति पढ़ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पिछली बार 24 से 27 जब पढ़ाया था, तो मैंने संस्वीकृति लिखने का मैनर की चर्चा की थी कि संस्वीकृति लिखने का जो मैनर है या तरीका है वो कहाँ बता रखा है। उसके रिगार्डिंग आपसे बात की थी कि वो तरीका 164 ऑफ सीआरपीसी में बता रखा है, सीआरपीसी की धारा 164 में बता रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 164 में ये बता रखा है। तो आप एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे, पीओ है क्या सिलेबस का पार्ट है या नहीं, ये चेक कर लेने के बाद तो जो आपके सिलेबस का पार्ट है उनकी हेडिंग याद कर लो तब तक। दूसरी चीज कि इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से, जो आरजेएस मेंस में इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वही इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर हैं। तो जो आरजेएस मेंस में जो सिलेबस का इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने डाल रखा है डिलीवर लॉ के टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप देखकर उन सेक्शनों को याद कर लें। तो जब मैं पढ़ाऊंगा, एक एक दिन में 2-2 क्लासें लेने लग जाएंगे, आरजेएस से फ्री हो जाएंगे, तब मैं कोर्स तो करा दूंगा कम समय में, पर आप याद नहीं कर पाओगे। तो आप पहले से याद करके कंप्लीट रखें, फिर आपको समझने की बात है कि ये धारा जो मैंने याद करी थी वो क्या कहना चाहती है, तो समझा हम देंगे। और प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन क्या आएंगे, केस लॉज क्या होंगे, मैं केस लॉज आज साथ में लाया हूँ कि केस लॉज चूक जाते हैं हमारे बार, तो आज केस लॉज को साथ में ही डील कर लेंगे। ठीक है, 24, 25, 26, 27 को एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं तो आप भूल गए होंगे। धारा 24 कहती थी कि आपने उत्प्रेरणा, धमकी या वचन जो किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से आपको प्राप्त हुए, उस उत्प्रेरणा, धमकी, वचन के कारण संस्वीकृति की है तो ऐसी संस्वीकृति विसंगत। इस धारा के साथ एक धारा और अटैच करके पढ़नी होती है 28, जिसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो 24 विद 28। ठीक है, इसके बाद धारा 25 क्या कहती थी कि आपने अगर पुलिस ऑफिसर से कोई संस्वीकृति की है, आपने पुलिस ऑफिसर से कोई संस्वीकृति की है। मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते करते लाइट चली गई और बैटरी बैकअप कम था तो ये रुक गया था, इसलिए आप ये पहले का लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। तो क्या है कि आपने पुलिस ऑफिसर से कोई संस्वीकृति की है तो ऐसी संस्वीकृति साबित नहीं की जा सकती। अगर किसी अभियुक्त ने किसी अपराध को स्वीकार किया है और ऐसा स्वीकार पुलिस ऑफिसर से किया है कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो उसको साबित नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि ये कहाँ लिखा है धारा 25 में, या पूछेगा कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति, 4 ऑप्शन होंगे, साबित की जा सकेगी, साबित नहीं की जा सकेगी, विसंगत होती है, सुसंगत होती है। तो आपको याद रखना है साबित नहीं की जा सकेगी। धारा 26 एक्सटेंड करती है कि आपने पुलिस की कस्टडी में रहते हुए किसी व्यक्ति से संस्वीकृति की है, चाहे वो तांगे वाले से की है, चाहे बस में आपको जब कोर्ट में पेश करने ले जा रहे थे तब किसी व्यक्ति से की है कि मैंने अपराध किया था, मैंने उसको मारा था, या आपने जब पुलिस अभिरक्षा में आप डॉक्टर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा था तब आपने की है। तो ऐसी पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ने कोई संस्वीकृति की है तो ऐसी संस्वीकृति भी साबित नहीं की जा सकती। यहाँ इसका एक अपवाद है कि अगर आपने मजिस्ट्रेट से या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई संस्वीकृति की है तो वो साबित की जा सकेगी। तो क्या अपवाद है? एक ही अपवाद है कि मजिस्ट्रेट से की गई संस्वीकृति या मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में अगर आपने संस्वीकृति की है तो वो साबित की जा सकती है। ठीक है, अब एक यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज थी, मैंने आपको बताई थी कि कोई अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है और कहता है कि मैंने पुलिस ऑफिसर को बता दिया था कि मैंने उसका मर्डर किया था, तो ये संस्वीकृति नहीं। आप क्या कह रहे हो कि मैंने पुलिस ऑफिसर को बता दिया था कि मैंने उसका मर्डर किया, ये संस्वीकृति नहीं। आपको मजिस्ट्रेट को
164 के मैनर में पूरी संस्वीकृति अलग से देनी पड़ेगी। जो बात आपने पुलिस ऑफिसर को बताई वो मजिस्ट्रेट को बतानी पड़ेगी। आप ये कथन कर रहे हो कि मैंने जो तांगे वाले को बताया था कि मैंने उसका मर्डर किया है, वो बात सही है, ये भी संस्वीकृति नहीं। आपको डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा अपराध स्वीकार करना पड़ेगा, या अपराध जिन तथ्यों से मिलकर बनता है उन तथ्यों को स्वीकार करना पड़ेगा। धारा 27 क्या कहती थी कि संस्वीकृति में से अगर कोई ऐसी बात जो पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त ने पुलिस से की है, चाहे वो संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं आती हो, उस बात के द्वारा किसी भी तथ्य की बरामदगी होती है तो उसे साबित किया जा सकेगा। क्या कह रही है धारा 27? समझना इसको, मैंने समझा दी थी पर इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए दोबारा समझना कि आपने किसी तथ्य के बारे में अभिसाक्ष्य दिया जाता है। कोर्ट में पुलिस ने किसी तथ्य का अभिसाक्ष्य दिया कि इस गन से इस व्यक्ति ने मर्डर किया था, तब अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो अपराध जिसने अपराध किया था उस अभियुक्त व्यक्ति ने अगर पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए कोई तथ्य पुलिस को बताया था, उस जानकारी के पश्चात उस तथ्य का पता लगाए, जिस तथ्य का साक्ष्य दिया जा रहा है कोर्ट में, उस तथ्य का पता कब लगा कि अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए उस तथ्य को बताया था और उसके द्वारा कोई बरामदगी हुई थी, किसी वस्तु की प्राप्ति हुई थी, किसी तथ्य का पता चला था, तो वो साबित किया जा सकेगा। जैसे अभियुक्त कहता है कि जो मर्डर किया मैंने वो मैंने ग्लोब पिस्टल से किया था। ग्लोब पिस्टल आती है, फेमस पिस्टल है ग्लोक, ठीक है। तो कहता है मैंने ग्लोब पिस्टल से कहा कि यार ये ग्लोब पिस्टल तो इंडिया में कहीं मिलती नहीं है, ये तो फॉरेन पिस्टल है। तो कि सर मैंने इस व्यक्ति से खरीदी थी, तो इस व्यक्ति से खरीदी और इस ग्लोब पिस्टल से मर्डर किया। तो ये पिस्टल कहाँ है भाई? अभी मर्डर करने के बाद कहाँ? कि मर्डर करने के बाद मैंने इस जगह पे छिपा दी। तो उस जिस जगह पर छिपाई वहाँ से बरामद किया और जिस जगह से खरीदी उस व्यक्ति का नाम बताया। तो ये जो व्यक्ति का नाम बताया, बरामद किया, ये अपराध को की संस्वीकृति से अलग तथ्य हैं जो आज नहीं तो कल पता लगने थे। और मैंने क्यों? क्योंकि वो पिस्टल मान लो आज नहीं तो कल जिस जगह पे छिपाई थी कोई व्यक्ति पहुंचता तो उसको पता लगता कि यार ये पिस्टल है, कि ये पिस्टल तो वही है जिससे मर्डर हुआ था, क्योंकि ग्लोब में जो स्पेशल गोलियां डलती है वो भी नहीं मिलती और ग्लोब गन मिली है और यहीं आसपास मर्डर हुआ। आदमी जब भी क्या करता है, मर्डर करता है ना, तो हथियार को जल्दी से जल्दी छिपाता है ताकि वो एक साधारण व्यक्ति के बेस में वहां से निकल सके। तो हमेशा कहीं घटना स्थल के आसपास कोई हथियार मिलता है तो उसको घटना से जोड़कर देखा जाता है। और कभी ना कभी जिस व्यक्ति से खरीदी वो कोई और मामले में भी गिरफ्तार होता। जब उसको पुलिस मारपीट करके पूछती तो वो बताता कि मैंने 10 लोगों को गन बेची। और जो मर्डर हुआ, जैसे सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, तो उस मर्डर में जो गन यूज की थी वो भी मैंने ही बेची थी। तो ये दोनों तथ्य संस्वीकृति की कोटि में नहीं आते कि किससे खरीदी, कहाँ छिपाई। तो इनको साबित किया जा सकता है, भले आपने पुलिस से कहा हो या पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए ये तथ्य बताए। ये हमने पढ़ लिया था 25 से लेकर 24 से लेकर 27 तक। सिर्फ मैंने रिकॉल कराने की दृष्टि से रिपीट किया है। केस लॉज मैं भी स्क्रीन पे ले आऊँगा, मैं PDF बना के लाया हूँ। हम 28 से 31 तक के सेक्शन को डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि 32 को अभी थोड़ा सा परफॉर्मा समझ लें। 32 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से मेंस के हिसाब से, प्री में तो 100% आएगा, मेंस में भी, तो थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे अगली क्लास में। अब 28, धारा 28 क्या कहती है? मैंने कहा इसको 24 के साथ पढ़ना है। 24 क्या कह रही थी कि जब किसी प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से उत्प्रेरणा, धमकी और वचन दिए जाने के कारण आप कोई बात करते हो, 3 चीजें दी है किसने? कोई अथॉराइज पर्सन ने, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रोमिस, जिसके कारण किसी व्यक्ति ने क्या किया? संस्वीकृति कर ली, कन्फेशन कर ली। तो उस कन्फेशन को 24 में कह दिया विसंगत है। पर 28 कहती है कि ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी और वचन कितने दिन तक रह लेगा? महीने भर तक रह लेगा, 15 दिन तक रह लेगा। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा उत्प्रेरणा, धमकी, वचन गायब हो गया, उसके बाद अगर वो व्यक्ति संस्वीकृति कर रहा है तो फिर उसको तो एडमिट करना चाहिए। तो धारा 28 क्या कह रही है कि इसी उत्प्रेरणा, धमकी, वचन से मन में जो डर पैदा होता है उसके दूर हो जाने के पश्चात कोई संस्वीकृति करता है तो वो सुसंगत होती। जब आप CRPC की धारा 164 पढ़ोगे
सीआरपीसी की धारा 164 पढ़ोगे, जहां क्या लिखा हुआ है, संस्वीकृति कैसे अभिलिखित की जाएगी। ठीक है, तो वहां क्या लिख रहा है कि अभियुक्त को जब लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट पूछता है कि क्या आप संस्वीकृति करना चाहते हो, वो व्यक्ति कहता है हाँ करना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट पूछता है कि जो बात आप कह रहे हो ना कि आप संस्वीकृति करोगे, ये कल आपके विरुद्ध एविडेंस में काम में ली जाएगी और आपको इस संस्वीकृति के आधार पर सजा हो सकती है, चेतावनी देगा, समझाएगा। उसके बाद भी वो कहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। फिर वो पूछेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने तेरे को कस्टडी में मारपीट की हो कि अंदर करके ही आना संस्वीकृति, अगर बिना संस्वीकृति करे बाहर आ गया ना तो वापस पीटेंगे रात को थाने में ले जाके। तो वहां मजिस्ट्रेट पूछता है कि क्या किसी डर की वजह से कर रहे हो, कोई वचन, उत्प्रेरणा, धमकी, और वो कहता है कि हाँ सर ऐसी कोई बात है या मैं अभी संस्वीकृति नहीं करना चाहता। तो वहाँ एक प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति संस्वीकृति करने से मना करता है, पुलिस तो लेकर आई थी कि ये व्यक्ति संस्वीकृति करना चाहता है अपराध की, पर वो मजिस्ट्रेट के सामने आके या तो संस्वीकृति करने से मना करता है या कहता है कि 1-2 दिन का समय चाहिए, मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, आपने चेतावनी दी है कि ये एविडेंस में काम आएगी, सजा हो सकती है, तो मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने कहा था कि इससे तेरी सजा कम हो जाएगी, आप कह रहे हो इससे सजा होगी, तो मामला एडवर्स है, या पुलिस की मारपीट के कारण संस्वीकृति कर रहा है, तो वहाँ मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजता। अगर वो मना करता है संस्वीकृति करने से तो मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्ट जेल में भेजता है, पुलिस वाले से कहता है तुम चले जाओ वापस, और जेल में उसको ऑर्डर करता है और उसको जेल में सबमिट कर दिया जाता है। कोर्ट के अंदर जो अलग से पुलिस होती है वो उसको जेल में ले जाके छोड़ आती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाता, कहाँ भेजा जाता है, जेसी में। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, किसी को दिख नहीं रहा हो तो देख लेना, यहाँ पर आजकल लोगो चलने लग गया है। मेरी टीम थोड़ी सी, मैंने अभी नई टीम जोड़ी है, वो सेटअप कर रही है स्लाइड, जैसा मैं पहले पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के समय पढ़ाता था वैसी स्लाइड के साथ मैं 5 सितंबर से पढ़ाना शुरू करूँगा। तो सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करती रहती है कि कैसे क्लास को और प्रभावी बनाया जाए, मॉडर्न टेक्निकों से पढ़ाया जाए, थोड़ा सा प्रभावी दिखे पढ़ाने में। ये जो PDF से पढ़ा रहे हैं उसकी जगह थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाएं, ऐसा प्रयास करती है। तो अगर कोई चीज़ नहीं दिखती तो ऊपर नीचे करके देख लेंगे। ठीक है, तो अब 28 क्या कह रहा है कि जब आपकी कोई संस्वीकृति जो धारा 24 में बताई थी कि उत्प्रेरणा धमकी वचन के कारण नहीं थी, और न्यायालय की राय में ये लग रहा है कि उसके मन के पे जो प्रभाव पड़ा था उत्प्रेरणा और धमकी और वचन के कारण वो पूर्णतः दूर हो गया, उसको जेसी में भेजा। जेसी का मतलब जेल की कस्टडी में भेजा, और 4-5 दिन जेल में रहा तो पुलिस के डंडे नहीं खाए, जेल में कोई डंडे नहीं मारे जाते भाई, ऐसा कहा जाता है। हालांकि फिर भी जेलर पीट ले तो पीट ले, कोई इशू नहीं है, वहाँ भारत में सब अलाउ है। तो अगर कोई जेल की कस्टडी में रहा है तो उसको पुलिस का धमकी प्रभाव दूर हो जाएगा। 7 दिन जेल में रहने के बाद वापस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। जेल के ही जो पुलिस होती है, जेल पुलिस, वो लेके आती है। फिर अगर उससे पूछा जाता है 7 दिन बाद मजिस्ट्रेट द्वारा कि अब बताओ संस्वीकृति करना चाहते हो, वो कहता है कि हाँ करना चाहता हूँ, तो अब उसकी उत्प्रेरणा धमकी वचन दूर हो गया। अब अगर वो संस्वीकृति कर रहा है तो वो संस्वीकृति सुसंगत हो जाती है। तो 24 में कह रहा था उत्प्रेरणा धमकी वचन के अधीन की गई संस्वीकृति विसंगत है। 28 कह रहा है कि उत्प्रेरणा धमकी और वचन के दूर हो जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति संस्वीकृति कर रहा है, जब उसके मन से ऐसा उत्प्रेरणा धमकी और वचन का प्रभाव समाप्त हो गया था या दूर हो गई थी ऐसी धमकी का प्रभाव, तब उसने संस्वीकृति की है, तो ऐसी संस्वीकृति सुसंगत होती है। धारा 29 क्या कहती है, अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत नहीं हो जाना। अब कोई व्यक्ति इस आधार पर संस्वीकृति करता है कि सामने वाला कहता है कि तू मुझे बता दे सच सच कि क्या तूने ही मर्डर किया था, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो क्या कह रहा है सामने वाला, गुप्त रखूंगा, किसी व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, तू बता दे। आमतौर पे ऐसा क्या होता है, जब हम किसी के साथ घनिष्ठ संबंध में होते हैं, घनिष्ठ संबंध का मतलब या तो आपकी किसी लड़के के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, या आप किसी महिला मित्र से अच्छे संबंध में हो, या किसी व्यक्ति से जिससे आप चाहे सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा जुड़े हो या पर्सनली जुड़े हो, जिसको आप सारी बातें बताने लगता थे, तो वैश्वासिक हैसियत।
तब हम कुछ बातें, हर बात उसके साथ शेयर करते हैं, और साल भर बाद हमारे और उसके बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहते। जब रिश्ते अच्छे नहीं रहते तो हमने जो बातें उसको बताई थी वो चारों तरफ बताता है, क्योंकि कि वो व्यक्ति तो ऐसा था, उसने ये भी बताया था, तो वो विश्वासिक हैसियत को समाप्त कर रहा होता है। तो अगर किसी ने इस वादे पे की है, दोस्त कहता है कि मुझे सच सच बता यार, क्या सच में ही तेरे हाथों से ही उस व्यक्ति का मर्डर हुआ था, और वो कह देता है कि हाँ यार मेरे से ही हुआ था, सामने वाला किस वादे पे करता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। या फिर किसी प्रकार का दारू वारू पिला के पूछ लिया, शराब में आदमी मत्ता की अवस्था में होता है, उससे पूछ लिया कि बता यार क्या हुआ था उस दिन, और वो बता देता है भाई मैं मर्डर कर दिया था, मैं नहीं किया था। पी के आदमी सत्य बोल देता मत्ता की अवस्था में। और जब नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं, जिसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, नार्को एनालिसिस टेस्ट, तो उसमें एक सोडियम थायोसल्फेट करके कुछ दवा दी जाती है, जिससे आदमी मत्ता की अवस्था में चला जाता है और सभी प्रश्नों का जो उससे पूछा जाता है सही सही जवाब देता है। तो दारू और वो नार्को एनालिसिस टेस्ट में थोड़ा क्वालिटी का अंतर है, दारू सस्ता, नार्को एनालिसिस टेस्ट कहा जाता है। तो दारू पिला के किसी पूछा जाता है वो बता देता है। या किसी को मजिस्ट्रेट ने ये नहीं कहा था कि भाई ये संस्वीकृति तेरे विरुद्ध अपराध एविडेंस में काम आएगी, और फिर उसने संस्वीकृति कर ली, तो ऐसी संस्वीकृति का क्या प्रभाव होगा, ये धारा 29 बताती है। 5 चीजें बताएगी कि अन्यथा तो वो संस्वीकृति क्या थी, सुसंगत थी, अदरवाइज तो क्या थी, रिलेवेंट थी। तो अदरवाइज रिलेवेंट कन्फेशन गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत नहीं हो जाता। आदि का मतलब गुप्त रखने का वचन एक है, बाकी नीचे हम देंगे 4 पॉइंट और देंगे, तो इन 5 पॉइंटों के कारण विसंगत नहीं हो जाती। तो नीचे के 5 पॉइंटों के कारण कोई भी संस्वीकृति विसंगत नहीं होती अगर वो अदरवाइज रिलेवेंट है। अदरवाइज रिलेवेंट कहाँ नहीं है, 24 में नहीं है, 25 में नहीं है, 26 में नहीं है, बाकी सभी जगह अदरवाइज रिलेवेंट ही है। तो अदरवाइज रिलेवेंट संस्वीकृति गुप्त रखने के वचन के कारण विसंगत नहीं हो जाना, ये हेडिंग है। अब 5 चीजें बताया गया। यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा तो सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन दी गई है। क्यों दिए, कि सामने वाले ने वादा करा था मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, और आपने उसको बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा कांड कर दिया, और उसने जाके कोर्ट में बता दिया कि इसने ये अपराध किया, इसने मेरे को बताया। क्योंकि जो आपके करीबी लोग होते हैं वही थोड़े टाइम बाद आपसे दूर हो जाते हैं, और दूर होने के बाद आपकी सारी चीजें बता देते हैं। इसलिए अपनी कोई भी ऐसी चीजें जो बहुत बारीक है, निजी है, और भविष्य में उस बात के पब्लिक के सामने आने से आपको नुकसान हो सकता है, बताने से बचें, क्योंकि संबंध स्थायी नहीं होते, बदलते रहते। ठीक है, एक सलाह पढ़ाई में, ताकि आप सामाजिक जीवन में किसी परेशानी का सामना ना करें। तो गुप्त रखने के वचन के कारण विसंगत नहीं हो जाती। उसे प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप उसने बताया था। अभियुक्त व्यक्ति के साथ आपने धोखा किया था, जिस कारण उसने बताया था। जैसे अभियुक्त व्यक्ति को एक लड़की के नाम से, जो उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसके नाम से फोन किया कि मैंने सुना यार आपके ऊपर केस हो गया, और लड़की की आवाज़ में ही किया। वो व्यक्ति पहचान नहीं पाया अपने पूर्व गर्लफ्रेंड की, और मुझे तो बहुत बुरा लगा, और ये हो गया, क्या हुआ बताओ, उसने बता दिया। या एक बार क्या हुआ था, एक मामले में पुलिस को एक शहर में बार बार चोरी हो रही थी, और चोरी हो रही थी गोल्ड ऑर्नामेंट की, और पुलिस उसका पता नहीं लगा पा रही थी। और जो डीएसपी साहब होते थे, एसपी साहब सॉरी, उन्होंने कह दिया अगर 5 दिन के अंदर तुम्हें पता नहीं लगा कि चोर कौन है, और चोर को नहीं लेके आए, तो पूरा थाना सस्पेंड कर दूंगा। तो चोर जो पुलिस थी, उस पुलिस ने क्या किया, जहां पर चोरी के सामान बिकते थे, चोरी के सामान जहां बिकते थे वहां एक दुकान खोल ली, साधारण आदमी बन के। तो चोरी के सामान खरीदने की एक दुकान खोल ली, और वहां पर सुनार के रूप में एक दुकान डाल ली जहां चोरी के सामान बिकते थे, और सिंपल दुकान, और लिख दिया वहां बाहर कि
चोरी के सामान पर आसपास की दुकानों से 50% ज्यादा रखा। अब चोर अगले रात जो चोरी हुई, चोर सीधा गया मार्केट में और जिसको बेचता था उस दुकान के आगे उसने देखा यार वो 50% ज्यादा दे रहा है, वो उसी दुकान पे चल गया जिसको पुलिस ने खोला था और वहां पर जाकर उसने सामान बेचे। पुलिस ने सामान 50% ज्यादा रकम से खरीद लिया। उस सामान को ले जाकर जिसके घर में चोरी हुई थी उससे शिनाख्त करवाई कि वही सामान है, चोरी का बिल्कुल वही है, कोई दिक्कत नहीं। उस व्यक्ति को पुलिस ने देख लिया था, पहचान लिया था, अगले दिन धर लिया, क्योंकि पुलिस तो जो बेच के गया उसका पीछा भी करेगी सही। तो पुलिस ने क्या किया, उस अभियुक्त व्यक्ति के साथ धोखा किया, प्रवंचना की कि उसके सामने दुकान खोलकर करके उससे खरीद लिया। तो अब उसने प्रवंचना के कारण पता लगा कि इसने अपराध किया। उससे पूछा होगा कि भाई ये माल तो बढ़िया लाया यार, 1 किलो, इतना माल कहाँ से मिल गया कि कल वो जो चोरी हुई ना वो अपन ने की थी, अगर उसने ऐसी संस्वीकृति की है। क्योंकि अच्छा व्यवहार बनाना चाहता है चोर भी, जिस दुकान पे माल बेचता है वहां अच्छा व्यवहार बनाता है। तो बता दिया उसने, क्योंकि उसका रोज का ही काम है, चोरी के सामान उन्हीं को बेच रहा है, तो चोरी बताने में भी क्या दिक्कत है। तो ये क्या है, संस्वीकृति है, तो इसको भी वैलिड माना है। कोई व्यक्ति मत था, मत का मतलब उसने वाइन वगैरह शराब वगैरह पी रखी थी तब की थी, तो ये भी वैलिड है। एक तो ये वैलिड होगी, दूसरा अभियुक्त से प्रवंचना के परिणाम स्वरूप की है, तीसरा जब वो मतता की अवस्था में थी तब की है, चौथा ऐसे प्रश्नों के चाहे उनका रूप कैसा भी रहा हो उत्तर में की हो जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं था। अभियुक्त के लिए उन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं था, फिर भी अभियुक्त व्यक्ति ने उनका उत्तर दिया और उस उत्तर में किसी प्रकार का कन्फेशन किया तो वो कन्फेशन भी वैलिड है। जैसे आप एविडेंस पढ़ोगे वहां बता रखा है कि कई प्रश्नों का आपको जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कई बार इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या तुम्हारी माँ, जैसे कोर्ट में जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन होता है तो क्या तुम्हारी माँ का चरित्र खराब है, ये पूछ लिया। आदमी इरिलेवेंट क्वेश्चन है, जवाब नहीं देगा। 151 धारा है जो एविडेंस की मना करती है कलंकात्मक की, ऐसे अशिष्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर भी क्या किया, जिससे पूछा उसने कह दिया कि मेरी माँ ऐसी नहीं है, मेरी माँ के सिर्फ पिताजी से संबंध थे और उससे पहले पिताजी के मरने के बाद इस व्यक्ति से संबंध थे। तो जिस व्यक्ति का पिताजी के मरने के बाद नाम लिया और उसी व्यक्ति ने उसकी माँ का मर्डर किया था, तो ये कन्फेशन की कोटि में आ गया कि ग्राउंड बनता है कि किसी से आपके संबंध थे, तो हो सकता है उसने इन संबंधों को छिपाने के लिए माँ का मर्डर किया हो। तो कहीं भी कोई ऐसी बात जिन प्रश्नों का जवाब देना आवश्यक नहीं था। अब अभियुक्त व्यक्ति को उसका उस प्रश्न का जवाब देना आवश्यक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न था, फिर भी उसने जवाब दिया। तो ऐसे जवाब में अगर उन्हें संस्वीकृति की है तो वो भी वैलिड है। और पांचवा कि उसे चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और कि उसके विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये जो 164 में चेतावनी देता है मजिस्ट्रेट, तो ऐसी चेतावनी नहीं दी गई थी तो भी उसने अगर संस्वीकृति की है बिना चेतावनी दिए भी, तो वो संस्वीकृति भी विसंगत नहीं होती। तो यहाँ 5 प्रकार की संस्वीकृति है। जो संस्वीकृति, यहाँ पर कुछ चीजें बताता हूँ आपको। जो इनमें से 1, 2 और 3 नंबर की संस्वीकृति है धारा 29 में, ये तो है न्यायकेतर स्वीकृति। न्यायकेतर स्वीकृति का संस्वीकृति का मतलब क्या होता है? ऐसी संस्वीकृति जो कोर्ट प्रोसीडिंग से बाहर किसी व्यक्ति से की है। आपने मजिस्ट्रेट से नहीं की, कोर्ट की कार्रवाई में नहीं की, आपने किसी कोर्ट के बाहर के किसी व्यक्ति से की है, तो वे संस्वीकृतियां जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के अलावा न्यायालय के बाहर के किसी व्यक्ति से की जाती है, वो संस्वीकृतियां क्या कहलाती है? न्यायकेतर संस्वीकृति कहलाती है। ठीक है, जब हम केस लॉज पढ़ेंगे वहां आपको इसके बारे में बता दूंगा। जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये देखो न्यायकेतर संस्वीकृति बता रखी है।
न्यायालय या मजिस्ट्रेट के अलावा न्यायालय के बाहर के किसी व्यक्ति से की गई संस्वीकृति न्यायिकेतर संस्वीकृति होती है। न्यायिक संस्वीकृति जो आपने मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाहियों के दौरान की है वो न्यायिक संस्वीकृति होती है। या संस्वीकृति के दो प्रकार हैं। तो यहाँ जो एक दो तीन है ये तो न्यायालय के बाहर संस्वीकृति है, पर 4 और 5 जो ऐसे प्रश्नों के जवाब में जिनका जवाब देना आपके लिए आवश्यक नहीं था, ये मैंने कहा कि ये आपको कोर्ट प्रोसीडिंग में कहीं क्वेश्चनों के जवाब देना आवश्यक नहीं होते। और 5वां 164 में आपको मजिस्ट्रेट ने चेतावनी नहीं दी थी फिर भी आपने संस्वीकृति कर ली, तो ये 4 और 5 ये न्यायिक संस्वीकृति है, ये न्यायालय की कार्यवाही में की जाती है। तो इस सेक्शन से पता लगता है कि संस्वीकृति दो प्रकार की होती है। एक न्यायालय की कार्यवाही में की जाती है उसको न्यायिक संस्वीकृति कहते हैं, एक न्यायालय की कार्यवाही से बाहर की जाती है उसको न्यायिकेतर संस्वीकृति कहा जाता है। धारा 29 में क्लियर है। 5 पॉइंट है धारा 29 के अंदर। धारा 30 साबित संस्वीकृति का साबित संस्वीकृति का उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध में संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। आपने कोई संस्वीकृति की है और वो संस्वीकृति आपके साथ अपराध करने वाले दो व्यक्तियों, जैसे मान लो एक प्रैक्टिकल उदाहरण ही है, ए और बी दोनों ने मिलके अपराध किया। दोनों ने मिलके क्या किया? पेपर चोरी किया, पेपर लीक किया दोनों ने मिलके। अब गिरफ्तार होते हैं तो ए को क्या है? पुलिस से डर लगता है और जैसे पुलिस कहती है बता, वो कहता है कि मैंने ही किया था और पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाती है और पुलिस से ज़्यादा उसको कोर्ट में जज से डर लगता है। और जैसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है मजिस्ट्रेट पूछता है कि अपराध किया, उसको चेतावनी देने के बाद भी वो कहता है कि हाँ मैंने पेपर लीक किया था और मेरे साथ बी भी था, हम दोनों ने मिलकर पेपर लीक किया था। तो क्या जो ए ने संस्वीकृति की वो बी के विरुद्ध काम में ली जा सकती है? क्योंकि ए कह रहा है कि मैंने और बी ने की। तो यहाँ ए की फॉर्मूला लागू होता है कि अगर ए और बी का जॉइंट ट्रायल चल रहा है, क्या चल रहा है? जॉइंट ट्रायल, दोनों का एक ही मामले में एक साथ विचारण चल रहा है, एक साथ ट्रायल चल रही है, तो ए के द्वारा की गई संस्वीकृति बी के विरुद्ध भी विचार में ली जा सकती है। ऐसा नहीं कि बी को उसी के आधार पर दोष सिद्ध कर देंगे, पर उसको काम में ले सकता है, विचार में ले सकता है। पर अगर दोनों का संयुक्त विचारण नहीं हो रहा, दोनों का अलग अलग विचारण हो रहा है, वहां ऐसी संस्वीकृति जो ए ने की है वो बी पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगी। पहले सेक्शन पढ़ते हैं फिर इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, बात समझ में आ गई होगी कि ज्वाइंट ट्रायल होना जरूरी। जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित, एक से ज्यादा व्यक्ति है, उन्होंने मिलकर अपराध किया था और एक ही अपराध के लिए उनका कोर्ट विचारण कर रहा है, ट्रायल कर रहा है। और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, कोई एक व्यक्ति के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली संस्वीकृति को साबित किया जाता है। कोई एक व्यक्ति क्या करता है? खुद को और अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित करने वाले, कि हमने पांचों ने मिलकर बैंक में डकैती डाली थी, तो उसने क्या कहा? पांचों ने मिलकर, कि चार कौन थे? ए तो मैं खुद हो गया, बी सी डी ई, चार व्यक्ति और थे। तो अब उसका जो है कन्फेशन कि पांचों ने मिलकर अपराध किया था, तो उसकी खुद की तो संस्वीकृति है, साथ में अन्य व्यक्तियों पर को भी प्रभावित करती है। तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को अन्य के विरुद्ध और ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। तो अगर एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारण हो रहा है, तब एक व्यक्ति के द्वारा की गई संस्वीकृति उन सभी के विरुद्ध, दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध जिनका भी नाम लिया है उनके विरुद्ध विचार में ली जा सकती है। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण और प्रयत्न भी आता है। जैसे मैंने तो अपराध किया, पर अपराध करने के लिए मुझे किसी ने दुष्प्रेरित किया था, किसी ने मेरे ही अपराध में का प्रयत्न किया है। तो अगर कोई अपराध का दुष्प्रेरक है और कोई अपराध का साथ में अटेम्प्ट करने वाला भी है और वो सारे एक ही मामले में अभियुक्त है, तो उनको
सॉरी, इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण उसे करने का प्रयत्न किया। ये कह रहा है कि अपराध है ना, इसमें अपराध पूर्ण नहीं होना चाहिए। अपराध पूर्ण के साथ साथ किसी ने अपराध का अबेटमेंट किया है वो भी इसी में आएगा अपराध शब्द के अंतर्गत, और किसी ने अपराध का अटेम्प्ट किया है तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। मैं को एक्यूज को शामिल कर रहा था, इसलिए मैंने इस स्पष्टीकरण को गलत कर दिया था कि जैसे अभियुक्त, मुझे अपराध की जगह मैंने अभियुक्त पढ़ लिया था। तो अभियुक्त के मामले में क्या होता है कि जो अपराध करता है, अपराध में सहायता करता है, अपराध का दुष्प्रेरण करता है, सभी अभियुक्त होते हैं। इसलिए मैंने इसको स्पष्टीकरण को गलत इंटरप्रिटेट कर दिया था। तो ये क्या कह रहा है, अपराध में अपराध न केवल जो अपराध पूर्ण होता है वो आता है, बल्कि अपराध का अबेटमेंट भी अपराध माना जाता है, और अपराध का किसी ने अटेम्प्ट किया है वो भी अपराध आएगा। अब क्या कह रहा है, क और ख दोनों का एक साथ विचारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सी का मर्डर किया है, तो संयुक्त रूप से विचारण हो रहा है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा कि ख और मैंने मिलकर ग की हत्या है। उस संयुक्त विचारण में क को के द्वारा किया गया कोई स्टेटमेंट है कि क ने किसी दोस्त से कहा होगा कि मैंने और ख ने मिलकर सी नामक व्यक्ति को मारा था। तो यह स्टेटमेंट बी के विरुद्ध, क्योंकि ए ने तो संस्वीकृति की है कि मैंने और बी ने मिलकर मारा, तो ए का विरुद्ध तो काम में आएगी, साथ में बी के विरुद्ध भी इस संस्वीकृति का प्रभाव को न्यायालय विचार में ले सकेगा। तो इस संस्वीकृति को बी के विरुद्ध भी विचार में लिया जा सकेगा, क्योंकि एक ही ट्रायल है और दोनों ने मिलकर अपराध किया था। तो कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार कर रहा है, वो खुद को अपराध में फंसा रहा है, तो दूसरा तभी फंसा रहा है ना जब दूसरे व्यक्ति ने भी अपराध किया होगा। वो ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति को अपराध में शामिल नहीं था उसको भी फंसा लेगा। अगर अलग अलग ट्रायल चलती है तो कई बार आदमी क्या करता है, संस्वीकृति इस नेचर की कर लेता है कि खुद को बचाकर दूसरे को फंसा देता है। बी वाला दृष्टांत पढ़ते हैं, ग की हत्या के लिए क का विचारण हो रहा था। यह दर्शित करने का साक्ष्य दिया जाता है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई। कोर्ट में ग की हत्या के लिए किसका विचारण हो रहा है, क का विचारण हो रहा है। यह साबित करने के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में आके कहता है कि क ने मेरे से कहा था कि उसने और ख ने मिलकर ग की हत्या की थी। क्या कहा कि ग की हत्या के लिए क और ख द्वारा की गई थी, तो ख ने कहा कि क और मैंने ग की हत्या की। तो न्यायालय इसका कथन का उपयोग नहीं ले सकता ख के विरुद्ध, क्योंकि ख इस मामले में संयुक्त ट्रायल नहीं हो रहा है। ग की हत्या के लिए केवल क का विचारण हो रहा है, क के साथ ख का ट्रायल नहीं हो रहा। तो अब अगर क ने कहा है कि मैंने और ख ने मिलकर अपराध किया था, तो ख के विरुद्ध काम में नहीं ले सकता, क्योंकि ज्वाइंट ट्रायल नहीं है जब तक धारा 30 लागू नहीं है। फिर ख ने अगर अपराध किया था तो उसको अलग एविडेंस के द्वारा साबित किया जाएगा। ख को छोड़ेंगे तो नहीं, पर अलग एविडेंस के द्वारा अपराध साबित किया जाएगा। अब ये जो हमने पढ़ा था 17 से लेकर सेक्शन 17 से लेकर 23 तक स्वीकृति, उसी की एक एक्सटेंड करने वाली धारा है कि स्वीकृति का इफेक्ट क्या होता है। कि आपने एडमिशन किया है, सिविल मामलों में स्वीकृति होती है, तो आपने एडमिशन किया, उसका एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है ये बता रहा है। कि स्वीकृति निश्चयक सबूत तो नहीं होती, कि जैसे मैं कह रहा हूं कि हाँ इसने मेरे साथ ही 10वीं की क्लास पढ़ी है, उस स्कूल से हमने 10वीं पढ़ी थी, तो ये निश्चयक सबूत तो नहीं है, पर ये विबंध पैदा करती। अब मैं आगे जाके डिनाई नहीं कर सकता कि ये तो मेरे साथ कभी पढ़ा ही नहीं और मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। जब मैं पहले की स्टेज पे कह सकता हूँ कि इसने मेरे साथ 10वीं पढ़ी थी, तो मैं लेटर स्टेज पे ये नहीं कह सकता कि स्वीकृति मैंने कर ली थी, तो ये विबंध के रूप में, इस्तोपल के रूप में लागू होगी। विबंध होता क्या है? विबंध की किसी व्यक्ति ने अगर एक बार कोई बात कह दी है तो बाद वाले समय पर उस बात से पलटने नहीं दिया जाएगा। तो न्यायिक कार्यवाही में अगर आपने कोई बात कह दी है, किसी विधिक कार्यवाही में कोई बात कह दी है, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट में चाहे संविदा कर रहे हो जिससे कोई विधिक अधिकार या दायित्व पैदा होता है, वहां आपने कोई बात कह दी, तो लेटर स्टेज पर उस बात से आपको मुकरने नहीं दिया जाता। ये बात कहलाती है विबंध। इसको बोला जाता है एस्टोपल। एस्टोपल को आप पढ़ोगे सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसी
इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि स्वीकृति या स्वीकृत विषयों का निश्चयक सबूत नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है कि केवल स्वीकृति कर दी तो उसके आधार पे आप कोई मामला डिसाइड कर दोगे। आपको स्वीकृति से एडवर्स जाकर भी एविडेंस लेना होता है, स्वीकृति को किसी अन्य साक्ष्य के द्वारा कोरोबरेट करना होता है, फिर सजा देनी होती है। जैसे कोई कहता है कि ये 10वीं की मार्कशीट है और मैंने 10वीं में 80% प्राप्त किए थे, या जैसे मैं कहता हूँ, मैं एक दावा करता हूँ कि मैंने एलएलबी में 99% प्राप्त किए थे, और मेरे खिलाफ जो केस लड़ रहा है वो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हाँ इस व्यक्ति ने 99% प्राप्त किए थे एलएलबी में। अब जज साहब मेरे से पूछते हैं कि यार वो एलएलबी में वो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा था ना, हाँ हाँ, तो यार वो एविडेंस का कोई भी एक आध धारा की हेडिंग याद हो तो एक आध धारा बता दे। तो मैं ये भी नहीं बता पाता कि एविडेंस एक्ट कब बना था, कितनी धाराएं हैं, या कोई भी एक धारा, मृत्युकालिक कथन पता नहीं है मुझे, कन्फेशन पता नहीं है, एडमिशन पता नहीं, रेप जेफ्टे पता नहीं, प्ली पता नहीं। तो जज साहब खुद ही देख लेंगे कि हाँ इसने एलएलबी तो की नहीं, एलएलबी करता तो ये तो पता रहता, और एलएलबी की भी है तो 50% से की होगी, 99% से तो नहीं की। इसको यही पता नहीं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने सेक्शन है, कब बना था, 1872 में था कि 1972 में था, कुछ पता नहीं इसको, एविडेंस की ABCD पता नहीं। तो वो क्या करेंगे कि इसकी मार्कशीट को अदरवाइज साबित करो। अब वो मेरी जो मार्कशीट है उस मार्कशीट को भेजेगा यूनिवर्सिटी चेक करवाने के लिए, और यूनिवर्सिटी कह देगी कि हाँ ये ओरिजिनल मार्कशीट है, इसके इतने ही नंबर आए थे, तब उसको साबित माने। तो यहाँ केवल इसलिए कि मेरी एडवर्स पार्टी ने इसको स्वीकार कर लिया कि 99% था, ये निश्चय सबूत नहीं हो जाता कि एक पार्टी ने कोई बात की दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया तो ये कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। आपको कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस लेकर उसको संपुष्टि करनी होगी, उसके सपोर्ट में एविडेंस लगाना होगा। किंतु संस्वीकृति विबंध के रूप में परिवर्तित होती है। अगर पहले वाले व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ सर इसके 99% ही था, और वो लेटर स्टेज पे जब मैं कोई कोचिंग चला रहा हूँ या मैं एज ए मजिस्ट्रेट बैठा हूँ और उसको कहता है कि ये मजिस्ट्रेट ही फर्जी है, ये तो एलएलबी में 50% बना था, इसको खुद को ही कुछ नहीं आता, ये तो कहीं ना कहीं आरक्षण का फायदा उठाकर नौकरी लग गया, ये तो किसी कोटे से आता है विशेष से, ऐसा कहता है अगर, तो उसको इस बात से पाबंद कर दिया जाएगा कि आप ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि आपने पहले ये स्वीकार किया है कि इसके 99% है एलएलबी में, अब आप 51% की बात नहीं कह सकते। तो ये इस्टॉपल के रूप में होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी कार्रवाई में किसी बात को कह चुका है तो उस बात से उसको एडवर्स नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, अब केसों पर चर्चा कर लेते हैं साथ में, फिर हम धारा 32 देखेंगे जो डाइंग डिक्लेरेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी स्लाइड आ रही होगी, आपको दिख पा रही होगी आराम से, कोई इशू नहीं होगा। ये सबसे पहले ऊपर स्टीफन की परिभाषा है जो आपको दिख रही है। ठीक है, ये स्टीफन की परिभाषा है, मैं पेन नहीं फेरूंगा। जो स्वीकृति की परिभाषा दी थी धारा 24 में, फिर पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर का केस है। ठीक है, जिसमें कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट के जस्टिस एटकिन थे, प्रिवी काउंसिल कोर्ट ने संस्वीकृति को परिभाषित किया। पलविंदर कौर में के केस में क्या हुआ, पलविंदर कौर ने कहा कि मैंने मेरे पति को मारा नहीं, मैंने सिर्फ उठाकर एक डंडे की दी थी, पति के झगड़ा हुआ और वो डंडे की देने के बाद वो बेहोश होके गिर गया, मुझे लगा कि वो मर गया, तो मैंने घबराहट में उसका शव छिपाने के लिए कुएं में उसकी लाश फेंक दी। तो वो क्या कह रही है कि मैंने अपराध तो नहीं किया, मैंने तो लाश छिपाई है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ एक डंडा मारा था, मारने का मेरा आशय ही नहीं था और ये मरा भी नहीं था, जिंदा था, पर मैं घबराहट में डर गई थी और मैंने, तो पहला भाग तो निर्दोषिता का कथन कर रहा था, दूसरा कह रहा था कि अपराध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उसने छिपाया, तो इसको कन्फेशन की कोटि में नहीं लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त करार दे दिया, हाई कोर्ट ने तो दोष सिद्ध कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। पर अग्नु नागेशिया का केस आया, उसने कहा कि अगर आपने कोई ऐसी बात कही है
जो अपराध में फंसा रही है, एक बात तो अपराध में फंसाती है और दूसरी बचाती है, तो दोनों कथनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो संपूर्ण तथ्य को साक्ष्य से हटा दिया जाना चाहिए। पर यहां पर बात खत्म नहीं हुई, बात आई फिर एक अगला केस आया, निशिकांत झा वर्सेज बिहार। इसने सब कुछ पलट दिया। इसने कहा कि भाई कोई भी एविडेंस लो, अगर उसका एक तथ्य खुद को बचा रहा है, दूसरा फंसा रहा है, तो जो फंसा रहा है ना, जिसमें संस्वीकृति आ रही है, उसको अलग करो और एविडेंस में काम लो। आप किसी व्यक्ति को बेनिफिट नहीं दे सकता। ऐसे तो व्यक्ति 70% तो अपराध के तथ्यों को स्वीकार करेगा, 30% बचा लेगा और इस प्रोविजन का फायदा लेके चला जाएगा। तो निशिकांत झा के एक मामले में सब पलट गया। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, ठीक है, इन केसों का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये अलग से क्वेश्चन बनेगा कि कोई संस्वीकृति करने के बाद मुकर जाता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। ये देखो वो निशिकांत झा का केस आ गया जिस पर मैं चर्चा कर रहा था। गांव के बाहर अभियुक्त द्वारा रक्त से रंजित कपड़ों को धोते हुए देखा गया। पूछने पर दोस्तों के मध्य झगड़ा होना और स्वयं को छुड़ाने का कथन किया गया। अभियुक्त के इस कथन से मिश्रित कथन की निर्दोषिता दर्शाने वाले अंश को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभिस्वीकार कर दिया। उसने क्या कहा कि भाई दो जनों का झगड़ा हो रहा था और मैं उसको बचा रहा था, इसलिए मेरे शरीर पे उन्होंने एक दूसरे को घाव मारे और मेरे शरीर पर खून के धब्बे लग गए। और उसने ये बात भी स्वीकार करी कि वो घटना स्थल पे था और उस दोनों के झगड़े से ही खून के धब्बे लगे। तो उसका ये कथन तो अलग कर दिया कि मैं उनको बचा रहा था, क्योंकि जो बाकी एविडेंस था वो ये बात साबित कर रहा था कि उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ और ये जिसके शरीर पे खून के धब्बे लगे, इन दोनों का झगड़ा चल रहा था। कुछ दिन पहले उसने धमकी भी दी थी मारने की। तो फंसाने वाले भाग को बाकी तथ्यों का समर्थन प्राप्त करके दोष सिद्ध कर दिया। तो निशिकांत झा के केस में कि अगर आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आधा तो अपराध में फंसा रहा है, आधा बचा रहा है, तो फंसाने वाले को बाकी एविडेंस के साथ मिला के आपको सजा की जा सकती है और जो बचाने वाला भाग था उसको अलग कर दिया जाएगा। क्या हुआ था, दो दोस्तों में झगड़ा था। निशिकांत झा ने क्या कहा कि मैं तो उनको छुड़ा रहा था, इसलिए मेरे शरीर पे खून के ये कपड़े खून से हो गए, इसलिए मैं इसको धो रहा था। तो बाकी एविडेंस से पता लगा कि निशिकांत झा और जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उनका आपस का डिस्प्यूट था और वहां पर कोई दो व्यक्ति थे ही नहीं जिनका झगड़ा हो रहा था, केवल निशिकांत झा और वही व्यक्ति था। निशिकांत झा का ने 10 दिन पहले धमकी भी दी थी कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, और घटना होने से, मर्डर होने से आधे घंटे पहले निशिकांत झा ने उसको फोन करके बुलाया भी था कि आजा भी तालाब की तरफ घूम के आएंगे, आज अपन समझौता कर लेते हैं, जो लड़ाई चल रही है। वो अकेला गया और निशिकांत झा ने उसको मर्डर कर दिया। तो ये जो उसका तथ्य है कि मैं घटना स्थल पे था, मैंने छुड़ाया, उसके कारण ये बता रहा है कि वो अपराध के स्थल पे था। ये संस्वीकृति की कोटि का कथन है, तो इसको काम में ले सकते हैं। मोहम्मद अजमल आमिर का साथ महाराष्ट्र राज्य का केस, यही केस है वो ताज होटल वाला 2008 मुंबई हमले का। प्यारेलाल भार्गव राजस्थान, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि ऐसे व्यक्ति की संस्वीकृति, प्राधिकारवान व्यक्ति की संस्वीकृति के संबंध में इंपॉर्टेंट केस था ये न्यायिक स्वीकृति और न्यायिक संस्वीकृति में अंतर है, ठीक है, 4 अंतर। उसके अलावा पुलिस ऑफिसर कौन है कौन नहीं, धारा 25 में देखो, पुलिस ऑफिसर एएसआई, पुलिस एसआई, पुलिस पटेल जो चार्जशीट फाइल कर सकता है, ऐसा कोई पद होता है कहीं जगह पे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और ये सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं। पुलिस ऑफिसर कौन नहीं है, कस्टम ऑफिसर, आरपीएफ को, एनडीपीएस अफसर को, एक्साइज अफसर को, इनको पुलिस ऑफिसर नहीं माना गया। धारा 25, 26, 27 पर ये केस है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। नॉर्मल केस जहां किसी बात को लिखते हुए काम आते हैं वहां लिख देना चाहिए। बाकी केस फ्लोज आपके प्री में बहुत ज़्यादा नहीं आते। प्री में कोई इंपॉर्टेंट केस आएगा, जैसे अग्नु नागेसिया आ गया, साहू वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का आ गया, पाकला नारायण स्वामी का आ गया, पलविंदर गौर का आ गया, निशिकांत झा का आ गया। ये अग्नु नागेसिया का केस है, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई इनके। यहाँ पर इस शंकरिया वर्सेज राजस्थान के केस में एविडेंसली वैल्यू बताएगी। आप कन्फेशन करते हो तो अगर ऐसी कन्फेशन स्वतंत्र है और सत्य है तो इसके आधार पर आप, ये प्रमुख सबूत है और आप इसके आधार पर सजा कर सकते हो। ये धारा 29-30 पर लीडिंग केस है, धारा 29 पर। और धारा 30 पर। स्वीकृति संस्वीकृति में ज्यादा अंतर है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। 7 तो ये एक साथ ले लो। और ये बाकी बचे कुचे ले लीजिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द आपका केस लॉज का काम हो गया होगा। इसके अलावा भी मैं इसको ऐप पर अपलोड कर देता हूँ। हमारा ऐप प्ले स्टोर पर डिलीवर लॉ के नाम से है और वहाँ केस लॉज करके एक अलग से वो बना देता हूँ फोल्डर, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पीडीएफ के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ऐसे का या अन्य बने हुए हैं, तो वहाँ एक आपको केस लॉ करके मिल जाएगा, वहाँ केस लॉ में इनको डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज इतना ही। कल पढ़ते हैं हम डाइंग डिक्लेरेशन को, थोड़ा भूख भूख लगने लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।